आखिर ये चल क्या रहा है भाई? मतलब अच्छा खासा चल तो रहा था 3-4 एपिसोड तक, क्या हो गया? अरे यार मतलब फिनाले में इतना भी लेट डाउन नहीं करना था। मतलब भाई इस एपिसोड ने इतने ज्यादा सवाल खड़े कर दिए ना भाई कि क्या बताऊं। तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है सिनेस्पाई की एक और नई वीडियो में। तो आखिर हमें द हार्वेस्ट कैसे काम करता है ये तो पता चल गया। एक अच्छी खासी सीजीआई फाइट हमें गाया और ग्राविक के बीच में देखने को मिली, और उसके साथ साथ एजेंट्स ऑफ शील्ड के फैंस को भी बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट इस एपिसोड में झेलनी पड़ी। और हो सकता है कि बहुत से लोग इस सीरीज के बाद मार्वल से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो चुके होंगे और उम्मीद छोड़ चुके होंगे। आई मीन घोष के डीएनए से कैसे किसी को पावर मिल सकती है, और रोडी कब से स्क्रल बना हुआ है भाई? कोई बात नहीं, इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सब डिटेल्स के बारे में अच्छे से बात करेंगे और मैं बताऊंगा एवरीथिंग दैट वेंट रॉन्ग विद दिस फिनाले। तो अब मार्वल से आंख बंद करके उम्मीद नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं प्रिसिला को अपने घर से निकलते हुए, जहां पे पिछले एपिसोड में हमें स्क्रल्स के साथ मारकाट होते हुए दिखी थी। तभी निक फ्यूरी उसे कॉल करता है और गुड बाय करता है और फिर निकल जाता है स्क्रलोस की तरफ, जहां पे ग्राविक ने पिछले एपिसोड में उसे बुलाया था क्योंकि उसे द हार्वेस्ट चाहिए था। फिर हम देखते हैं एक डिकॉय कार स्क्रलोस के गेट पर आते हुए, जिस पे ये स्क्रल्स गार्ड शूट करते हैं, लेकिन फ्यूरी उन दोनों को मार देता है। बट आगे हमें ये पता चलता है एपिसोड में कि ये पूरे टाइम गाया थी जो फ्यूरी के प्लान में साथ दे रही थी, इसीलिए उसे ये स्क्रल गार्ड्स को बेवकूफ कैसे बना सकते हैं ये पता था, और गाया को प्लान का हिस्सा बनाने के लिए ही फ्यूरी ने पिछले एपिसोड में उसे कॉल किया था। भाई साहब, मार्वल वालों को ये चीज पता थी कि इस सीरीज को लेकर बहुत से फैंस क्या क्या स्पेकुलेशन लगा सकते हैं, इसलिए उन्होंने इस सीरीज में उन सारे स्पेकुलेशंस के साथ बहुत बड़ा गेम खेला है। मतलब पहले मारिया हिल को पहले एपिसोड में मार दिया जाए, जिससे हमें ये लगे कि भाई एक शील्ड एजेंट मरी है तो मे बी और किसी की हेल्प लेगा फ्यूरी, क्योंकि कॉमिक्स में सीक्रेट इन्वेजन इतना बड़ा इवेंट था कि शील्ड एजेंट, एवेंजर्स और एक्समैन सभी इन्वॉल्व थे इसमें। फिर रोडी को स्क्रल दिखाया जिससे फ्यूरी एकदम अकेला हो गया। टीजर में एक ऐसा डायलॉग डाला जिसमें कैवलरी का नेम ड्रॉप हुआ तो सबको लगा एजेंट्स ऑफ शील्ड की कैवलरी का कैमियो होगा। फिर बहुत से लोग ट्रेमर यानी क्वेक, जो कि एक एजेंट्स ऑफ शील्ड की कैरेक्टर है, उसके आने की भी उम्मीद लेके बैठे थे, तो उसका भी नेम ड्रॉप होता है इसी एपिसोड में ताकि लोगों का सस्पेंस बना रहे। फिर इसी एपिसोड में सोनिया फॉल्सवर्थ रोडी को बोलती है कि निक फ्यूरी आ रहा है, और एक एक करके सभी आदमी मरते जा रहे थे, जो कि बिल्कुल ही लग रहा था कि कोई शील्ड एजेंट है, बट फिर वो भी सोनिया ही निकलती है। तो मतलब पूरी तरीके से गेम किया गया है इस एपिसोड में। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्रेसिडेंट को रोडी काफी ज्यादा परसुएड करता है स्क्रलोस कंपाउंड पे बॉम्ब गिराने के लिए, और फिर रिटसन उस पे भरोसा करके ऑर्डर भी दे देता है। दूसरी तरफ फ्यूरी कंपाउंड में काफी तकलीफ के साथ एंटर कर रहा होता है, क्योंकि हम पहले से जानते हैं कि वो एरिया हाई रेडिएशन वाला एरिया है, जहाँ पे स्क्रल्स पे तो कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन इंसानों की हालत तो टाइट हो ही जाती है। हम ये शॉट देखते हैं जिसका ऑल्टरनेट वर्जन हमें ट्रेलर में दिखाया गया था। फिर ग्राविक और फ्यूरी के बीच में काफी हीटेड कॉन्वर्सेशन होती है, जहाँ किंग्सली बेन आदिर ने एक अच्छा खासा मोनोलॉग दिया जो कि काफी लेजिट लग रहा था। बट यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि जब ग्राविक फ्यूरी से अपने फेस के बारे में पूछता है कि ये किस इंसान से लिया गया है, तो फ्यूरी को वो चीज याद नहीं आती। तो दिस वाज द हिंट कि ये असली फ्यूरी नहीं है, क्योंकि गाया को तो पता ही नहीं है वो चीज, क्योंकि उसने फ्यूरी की मेमोरीज नहीं ले रखी हैं। फिर फ्यूरी भी ये कहता है कि जब वो ब्लिप हुआ था तो उसे रिलीफ मिला था, बट हम लोग ये जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उस टाइम फ्यूरी ब्लिप होते वक्त भी कैप्टन को ही मैसेज छोड़ रहा था और जाते जाते मदर भी बोल रहा था। तो यहाँ पे तो क्लियर हो ही गया कि ये असली निक फ्यूरी नहीं है। फिर फ्यूरी ग्राविक को हार्वेस्ट देता है, जिसमें बहुत से सुपर बीइंग्स का डीएनए होता है, जैसे कैप्टन अमेरिका, थैनोस, गमोरा, आउटराइडर, प्रॉक्सिमा मिडनाइट, कल ऑब्सिडियन, चित्तौरी, वेलकायरी, थॉर, कॉर्वस ग्लेव, विंटर सोल्जर, एबनी मॉ, फ्रॉस्ट बीस्ट, कैप्टन मार्वल, हल्क, अबोमिनेशन, फ्लोरा कोलोसस, कॉर्ग, मैंटिस, ड्रैक्स और घोस्ट। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि घोस्ट के डीएनए से कैसे किसी को पावर मिल सकती है, क्योंकि उसकी बॉडी मोलेकुलर डिसइक्विलिब्रियम की वजह से फेस कर पाती है। ऊपर से एबनी मॉ का डीएनए कहां से मिल गया फ्यूरी को? वो तो स्पेस में मरा था। तो भाई ये चीज तो मुझे एकदम सीधे सीधे वीक राइटिंग का ही रिजल्ट दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से सीजन के स्टार्टिंग में ये सीरीज सस्पेंसफुल और डार्क लग रही थी, जिसमें कुछ अच्छे ट्विस्ट एंड टर्न्स थे, बट आगे आते आते ऐसा लगने लगा कि काफी लेजी तरीके से इसे राइट किया गया है। आई मीन कॉमिक्स में जिस तरीके से इस इवेंट को लिखा गया है, उसको पूरी तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। और फिर ग्राविक फ्यूरी के साथ ही उस मशीन को यूज कर लेता है, जिसके बाद उसकी पूरी बॉडी एकदम हल्क आउट हो जाती है, लेकिन अपने फ्यूरी भाई भी हल्का हाथ बना के उसे पंच कर देते हैं। फिर दोनों तरफ रिवील होता है कि रोडी के पास असली फ्यूरी चला जाता है, और यहाँ होती है गाया, जिसके पास भी अब बहुत सारी पावर्स आ गई है। और फिर होती है एक बड़ी सीजीआई फाइट, जिसमें इस सीरीज का सारा पैसा लगाया गया है। आई मीन ऑलमोस्ट $200 मिलियन का बजट रखने वाली इस सीरीज में सिर्फ एक सीजीआई फाइट के लिए सारा पैसा बचा के रखा गया था। तो यहाँ हम देखते हैं ग्राविक का एक हाथ ग्रूट का होता है और दूसरा वो एबोमिनेशन का बना लेता है। फिर गाया भी ड्रैक्स का हाथ बना लेती है, और उसके फेस पे हम एक्सट्रीमिस को देख सकते हैं। ग्राविक उसके ऊपर कार फेंकता है, जिसको वो घोष की फेजिंग पावर यूज करके बच जाती है। ग्राविक अपना एक हाथ कॉर्क का बना लेता है, फिर गाया भी एक हाथ फ्रॉस्ट बीस्ट का और एक कॉर्क का बना लेती है। फिर ग्राविक एक हाथ एबनी मॉ का बना के गाया को पत्थर से मार देता है, बट यहाँ उसके हाथ में एबनी मॉ के रिंग कहाँ से आ गई?
क्या चल रहा है भाई। फिर गाया ने जहाँ उसे स्टैब किया होता है वहाँ एक्सट्रीमिस्ट यूज करके हील कर लेता है और एक पैर हल्क का बना के उसे किक कर देता है। फिर गाया एक हाथ बनाती है कल ऑब्सिडियन का और ग्रेविक भी एक कल ऑब्सिडियन का और एक थैनोस का बनाता है। फिर दोनों कैप्टन मार्वल की पावर यूज करके हवा में फाइट करते हैं। गाया मैंटिस की पावर यूज करके ग्रेविक को सुला देती है। फिर गाया एक हाथ एबोमिनेशन और एक कल ऑब्सिडियन का बनाती है और कैप्टन मार्वल की पावर्स यूज करके काफी तेजी से ग्रेविक की तरफ बढ़ती है। ग्रेविक उसे फोटोन ब्लास्ट मारता है जिसे वो फ्रीजिंग करके डॉज करती है और ग्रेविक को मारती है और यहाँ उसे वो पकड़ लेती है और उसकी पावर्स कैप्टन मार्वल की एनर्जी अब्सॉर्बिंग पावर यूज करके सक कर लेती है जिससे वो काफी वीक हो जाता है और फिर एक फोटोन ब्लास्ट मार के उसे मार देती है जिस वजह से वो एक्सट्रीमिस्ट भी यूज नहीं कर पाता। दूसरी तरफ सोनिया रिटसन को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर एट लास्ट फ्यूरी रोडी को शूट करता है और रिटसन को सच पता चल जाता है और वो तुरंत कॉल करके स्ट्राइक रोकता है और इधर गाया सभी ह्यूमंस को छुड़ा रही होती है जहां हमें एवरेट रॉस और रोडी भी दिखते हैं जिसमें गाया रोडी से बोलती है कि आपको यहाँ काफी टाइम से रखा गया है। जिसपे दो सवाल आते हैं कि पहला तो रोडी यहाँ पर कब से है, तो मेरे हिसाब से फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के टाइम से ही वो यहाँ पर होगा क्योंकि आई डोंट थिंक कि उसके पहले स्क्रल्स ने रोडी को कैप्चर किया होगा। एंड गेम के बाद जब पूरे वर्ल्ड का ऑर्डर वगैरह चेंज हुआ, बहुत से एवेंजर्स बिखर गए, तब स्क्रल्स ने ही अपना काम शुरू किया होगा। फिर दूसरा सवाल कि अगर ये एड या रेडिएशन वाला है तो इतने टाइम से इन इंसानों को कुछ हुआ क्यों नहीं। आई मीन और कितना लेजी राइटिंग हो सकती है यहाँ पे। फिर रिटसन पगला जाता है और सभी स्क्रल्स को मारने की धमकी देता है ऑन टेलीविजन, जिसकी वजह से कई विजिलेंटिस खुद ही स्क्रल्स का शिकार करने लगते हैं जिससे काफी केओस मचता है और इस पे निक फ्यूरी उसे वार्न भी करता है लेकिन रिटसन नहीं मानता, जिसपे मुझे ऐसा लगता है कि यही एक रीजन होगा रिटसन का प्रेसिडेंट की पोजीशन से हटने का, क्योंकि कोई ना कोई स्क्रल रिटसन को असैसिनेट कर ही देगा इन फ्यूचर, जिसके बाद हैरिसन फोर्ड यानी 3DS रॉस अमेरिका के प्रेसिडेंट बनेंगे इन कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड। या फिर कॉमिक्स वाली स्टोरी लाइन में जैसे नॉर्मन ऑसबॉर्न स्क्रल्स को खत्म करके प्रेसिडेंट बना था, फिर उसने डार्क एवेंजर्स की टीम बनाई थी, तो शायद रॉस भी स्क्रल को खत्म करने में हेल्प करेगा जिसके बाद उसे प्रेसिडेंट बनाया जाएगा और उसके बाद वो थंडरबोल्ट्स की टीम को फॉर्म करेगा जो हम देखेंगे थंडरबोल्ट्स मूवी में। फिर हम सोनिया फॉल्सवर्थ को गाया के पास जाके उसे रिक्रूट करते हुए देखते हैं जो कि अब गाया अर्थ पे या कुछ गैलेक्सीज में भी सबसे पावरफुल बीइंग बन चुकी है। तो सोनिया फॉल्सवर्थ जो कि MI6 की हेड है, वो शायद उसे MI6 की लीडर बनाएगी जैसे कि कॉमिक्स में उसने MI13 की टीम बनाई थी जिसमें ब्लैक नाइट और ब्लेड थे। तो जैसा कि ये दोनों कैरेक्टर्स MCU में आने वाले हैं तो आई थिंक ये उस चीज की तरफ एक हिंट है। फिर आखिरी में हम वारा और फ्यूरी की एक रोमांटिक कन्वर्सेशन देखते हैं जहां फ्यूरी क्री और स्क्रल पीस सबमिट की बात करता है जो कि हम देखने वाले हैं द मार्वल्स मूवी में, जिसके बारे में मैं पहले ही टीजर और ट्रेलर ब्रेकडाउन में बता चुका हूं, तो वो भी एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। फिर टैलोस और ग्रेविक के मरने के बाद स्क्रल्स को एक लीडर की जरूरत होती है तो वारा को भी अपने साथ वो सेबर लेकर चला जाता है, जिसके बाद हम फ्यूरी को द मार्वल्स में ही देखेंगे और इस इवेंट के क्या रिपरकशंस होने वाले हैं वो भी शायद हमें उसी मूवी में देखने को मिले। तो भाई ये था इस फिनाले का पूरा ब्रेकडाउन। मुझे जो जो चीजें पता चली वो मैंने तुम्हें इस ब्रेकडाउन वीडियो में बता दी, लेकिन अगर तुम्हें इस सीरीज से लेकर कोई और डिटेल पता हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और साथ में तो मुझे ये भी बताना कि तुम्हें अब मार्वल से उम्मीद है भी या नहीं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, तुम लोग लाइक करते नहीं हो इसीलिए कह रहा हूँ बार बार कि भाई लाइक करो, और तुम्हारे कोई दोस्त जो कि मार्वल फैंस हैं तो उनको मेरी वीडियोस जरूर शेयर कर देना। और मार्वल की सीरीज से रिलेटेड ऐसी मजेदार ब्रेकडाउन वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। भाई जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पहुंचा दो, ठीक है। तो अब मैं भी चलता हूँ, मुझे भी एक दो स्क्रल्स मारने जाना है।